हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम जो है यूपीएससी के जो है पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो है हम 2013 से लेकर 2023 तक जाएंगे और ये हमारे लेक्चर का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम 2014 मतलब 2014 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और जिसने भी पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर उसको भी देख सकता है। और हमने उसमें 2013 का पूरा पेपर सॉल्व किया है। इसमें मैथ और रीजनिंग है अभी, ठीक है। पैसेज रह जाएगा आपका, वो उसमें सारी पैसेज एक जैसे ही रख लेंगे तो उनको सॉल्व करने में आसानी होगी और हमें पता चल जाएगा। फिर हम आपके साथ एक बार लाइव जो है लाइव टाइम जो है एक पेपर सॉल्व करेंगे, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अप्रोच करना है। तो हम जो है ये न्यू सीरीज है, तो आप लोगों को अगर पसंद आए तो ज़रूर अपने लोगों के साथ शेयर करें। और आइए देखते हैं इस लेक्चर का पहला सवाल क्या है। 5 व्यक्ति हैं, एक लक्ष्य पर क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 तो 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के जो अंतराल है उस पर दागते हैं। एक घंटे में वे लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे। देखो कुछ नहीं करना है, 6, 7, 8 और 9 और 12 का एलसीएम कर लेना। तो एलसीएम करना तो आता ही है, फिर भी कर लो, करने दो। 2 3 6, 7 जो कहते हो, ये 2 4 8, 9 का होना नहीं है, 6 आ जाना। फिर 2 से कर देंगे तो 3, 7, 4, 9, 3। फिर 2 से ये 2 हो गया, तो 3, 7, 1, 9, 3। 3 से कर देंगे तो 3 3, 7, 1, 3, 1। फिर 3 से, फिर 7 से, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, ठीक है। तो 8 और 9 72 इंटू 7, 7 2 जा 14, 4 कैरी 1 और 49 और 5 0, ये आ गया 504। एक चूंकि ये सेकंड में है तो इनको बस मिनट में बदल लेके 60 से क्या लगा दूं भाग। एक घंटे में पूछ रहा है, 1 घंटे में होते 1 आवर्स में 60 मिनट, तो 60 मिनट में पूछ रहा है कितनी बार गोलियां एक साथ दागेंगे। कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर देना है। 6 से कर दूं, कितना आएगा देखा जाएगा। तो 6 8 जा 48, 2 आ गया, तो 6 3 जा, और ये 8.3 आ जाएगा करीब पूरा ये डिवाइड करने पर। तो 8 टाइम्स तो कम से कम यहाँ गोलियां दागी दागी, तो जो है ये 8 टाइम क्या हो जाएगा, सी जो है अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो क्या है, ये इसको क्या है कि थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर ये इरेज कर देते हैं पूरा साइड को, और अब इसके बाद लगाते हैं इसको। तो हमें क्या करना है, 630 बच्चे हैं, तो हम देखो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें। हम पूरी सभी चीज़ों को पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर सवाल को सॉल्व करने की ओर चलते हैं। 630 बच्चे हैं, एक समूह को सामूहिक फोटो लेना है, पंक्ति में बिठाया गया है। प्रत्येक पंक्ति में उसके आगे की पंक्ति की तुलना में 3 बच्चे कम हैं। पंक्तियों की निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संभव नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ना है, कौन सी संभव नहीं है, संभव वाली मत निकालना। तो हमें चूंकि ये 3 मतलब 3 रो है ये कह रहा है, या 4 है या 5 है या 6 है, ऐसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें 1 बाय 1 लेना पड़ेगा और ऑप्शन नहीं है हमारे पास कोई, ठीक है। तो और प्रत्येक पंक्ति में जितने बच्चे आएंगे उससे आगे वाली पंक्ति में उससे 3 कम होंगे। तो अगर हम पहली में 1 मान लें, क्योंकि पहले सवाल के लिए ए नंबर के लिए 3 पंक्ति है, तो दूसरे के लिए 3 और कम करनी पड़ेंगी, और तीसरी पंक्ति के लिए 3 और कम, तो 6। इन सब का जो ऐड है वो हो जाएगा 360, क्योंकि वो सॉरी 630 मतलब 630। हम इनको ऐड करेंगे 3x, ये आ जाएगा 9, 630, 9 का पक्षांतर है ना, तो ये 630 प्लस 9, 3x बराबर 639, x बराबर 213, ठीक है। तो ये पूरी पूरी इंटीजर नंबर आ गया, मतलब हाँ ये जो है एक रो हो सकती है। बी नंबर में चेक करेंगे हमें, क्योंकि 4 पंक्तियां लेना है, तो x प्लस x माइनस 3, x माइनस 6, चौथी का लेना पड़ेगा x माइनस 9। सब में 3 एक दूसरे से कम, ठीक, कुछ नहीं करना है, ऐड करेंगे 4x और ये हो गए 18, 630, 4x इज इक्वल टू 630 प्लस 18, 648, 4 से डिवाइड, तो ये भी एक इंटीजर आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ भी इंटीजर। सी नंबर में चेक करो 5 के लिए, तो x प्लस x माइनस 3, x माइनस 6,
x माइनस 9 है, को लेना पड़ेगा x माइनस 12 इक्वल टू 630। सबको फिर से ऐड करो तो जाना है 5x सॉरी माइनस 12 है और ये 13 15 30 होगा सीधे सीधे माइनस के, और ये 630 5x इज इक्वल टू 630 प्लस 30 5x इज इक्वल टू 660 x इज इक्वल टू, मतलब ये भी इंटीजर आ गया 136 132 5 1 5 5 3 15 और 5 2 10, तो ये भी एक इंटीजर आ गया, मतलब जो बचा है 4, तो ये नंबर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें से एक आंसर तो गलत है, तो ये डी इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर का जो सवाल है उसको देखते हैं। एक सीढ़ी पर 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। ए ई के ऊपर है, ठीक है, तो ए जो है वो ई के ऊपर है, ए जो है वो ई के ऊपर है, तो ई के ऊपर कर दिया। लेकिन सी से नीचे है तो सी से नीचे कर दिया। बी मध्य में है तो इसको लाइन को नहीं बता सकते क्योंकि ये वो कह रहा है बी बीच में है, तो नहीं बता सकता बी कहाँ बीच है। जी जो है वो ए और बी के बीच में है, तो जी है वो ए और बी के बीच में है। अब ऐसे आ सकता, तो अब देखो बी बीच के बीच आ जाएगा, थोड़ी देर में चेक कर लेंगे। ई जो है वो बी और एफ के बीच में, तो ई जो है वो बी और एफ के बीच में, तो यहाँ एफ आएगा। उसके बाद जो है एफ जो है ई और डी के बीच में, एफ जो है ई और डी के बीच में, तो दोनों देखो 3 मतलब एफ बी बीच में आ गया और ये वाला भी क्लियर हो गया। तब क्या पूछा है, निचले सोपान पर कौन होगा, डी होगा निचले सोपान से, लेकिन डी मतलब सी नंबर का आंसर होगा जिसमें डी लिखा हुआ है। 9 नंबर का क्वेश्चन देख लो, ये तो यहीं सॉल्व हो जाना है। वो कह रहा है ए बी से लंबा है, वेरी गुड, तो ए बी से लंबा है तो ए इज ग्रेटर देन बी। सी ए से लंबा है, बढ़िया, डी सी से लंबा है और सी सबसे लंबा है। तो पूछा क्या पूछ रहा, कौन जो है बीच जगह है बैठेगा, तो बीच में कौन बैठेगा, सी, तो ये जो है सी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 10 नंबर का क्वेश्चन है, देखो ए बी सी डी ई एफ 6 गांव है, एफ जो है गांव डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में है, तो डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में एफ है, ये 1 किलोमीटर का है। बी और ई गांव के 1 किलोमीटर पूर्व में है, सॉरी जो बी है वो बी गांव जो है वो ई गांव के 1 किलोमीटर पूर्व में है, तो बी गांव ई गांव के 1 किलोमीटर पूर्व में है, तो ई के 1 किलोमीटर पूर्व में कौन है, बी, बढ़िया। ए गांव ई गांव के 2 किलोमीटर उत्तर में है, तो अब ये तो पता नहीं कितने है बीच में, ये कर सकते हैं सी गांव ए गांव के 1 किलोमीटर पूर्व में है, सी गांव ए, तो अभी ए भी नहीं दिएगा तो यहाँ इसी को बना लो, ए गांव ई गांव के 2 किलोमीटर उत्तर में, तो ये अब मान ले रहा है कि बीच में पता नहीं कितना है, लेकिन ये जो है ए 2 किलोमीटर का एरिया हो गया। अगर 2 किलोमीटर का एरिया हो गया तो हम आगे चलते हैं। सी गांव ए गांव के 1 किलोमीटर पूर्व में है, तो 1 किलोमीटर पूर्व में है ये, बहुत बढ़िया। आगे डी गांव ए गांव के 1 किलोमीटर दक्षिण में, तो ये 1 किलोमीटर दक्षिण में है, डी गांव ए गांव के 1 किलोमीटर दक्षिण में, टोटल 2 था तो ये भी 1 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, कौन से 3 गांव एक रेखे लाने में, देखो ए डी ई आ गई एक लाइन में, तो ए डी ई चेक कर लो, बी नंबर का आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का हम इसको देखते हैं। 4 बच्चे पंक्ति में बैठे हैं, बहुत बढ़िया, ये है एक ए बी की बगल वाली में, तो बी के बगल वाली में कौन है, ए बी के बगल वाली में, यहाँ भी सकता है यहाँ भी, लेकिन सी के बगल में नहीं है, कौन, बी जो है ए बी की बगल वाली में सी बैठा है, लेकिन सी के बगल में तो सी रहा, यदि सी डी के बगल में है तो डी यहाँ रख दो, डी के बगल वाली सिटी पर कौन है, ए आएगा, ठीक है। इसको 12 नंबर के सवाल को बाद में देखते हैं, अभी इसके आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20, एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई में 40% की वृद्धि, कुछ नहीं करना पड़ता है सवाल में, टोटल को 100 मान लो एरिया को, और 40% वृद्धि करो तो 100 में 40 जोड़ के 100 का भाग 40, कमी जितने की हो रही 20%, तो 80/100 जो आएगा वो लिख देंगे। देखो सॉल्व कर दो इसको, 2 0 से 2 0, 1 1 1 1, 14 का 8 में गुणा करेंगे, 14 112, इसको 100 में से माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका 100 लिया तो वही 100 माइनस कर देंगे, तो 12% आएगा, क्योंकि पॉजिटिव आया इसलिए क्या हो जाएगा, ये 12% बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ए बी सी डी ई एफ जो है अंकित करी के बगल में रख दिया, बढ़िया, बी सी ई एफ, बी सी
ई एफ हरे आवरण वाली है। कैसा आवरण है इनका? हरा आवरण। और जबकि अन्य पीले हैं तो बची कौन सी? ए और डी, तो वो पीले हो जाएंगे, पीले आवरण की। बढ़िया। आगे ए बी डी नई पुस्तकें हैं, तो ए तो न्यू है, तो न्यू के लिए एन लिख दे रहे हैं। ए बी डी तो ये भी न्यू है और ये भी न्यू है। बहुत बढ़िया। सीज पुरानी है तो ओल्ड है, बाकी ओल्ड लिख दे रहा, ओ लिख दे रहा। ठीक है। ए बी सी की पुस्तकें विधि रूप की हैं। ए बी सी विधि मतलब लॉ की किताबें लिखना है, ये लॉ की किताब होंगी। बहुत बढ़िया। जबकि शेष पुस्तकें आयुर्विज्ञान के उद्धरण से है। शेष पुस्तकें आयुर्विज्ञान है, आयुर्विज्ञान मतलब ये लिखे रहे तो शेष पुस्तकें आयुर्विज्ञान के हैं। ये रही आयुर्विज्ञान के। क्या पूछ रहा है? कौन सी दो पुरानी आयुर्विज्ञान और हरी है? तो दो पुरानी भी है, ओल्ड है, आयुर्विज्ञान भी है और हरी भी है, तो ये है ई और एफ। ई और एफ आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सीधे सीधे सवाल है। 22 नंबर का सवाल देखते हैं। एक रेखाखंड 36 सेंटीमीटर लंबा है। बढ़िया। रेखा के दोनों अंत बिंदु अंतिम बिंदु मतलब एक रेखा अगर खींचे तो ये इस तरफ का अंत बिंदु, इस तरफ का अंत बिंदु, ये मान लो 0 0 पॉइंट। ठीक है। इस तरफ से चलेंगे तो एक पहला बिंदु 1 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो बढ़िया। और दूसरा बिंदु पहले बिंदु से 2 सेंटीमीटर, मतलब ये 1 हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार चलता रहेगा तो ये 3 सेंटीमीटर आएगा। वो कहते दोनों बिंदुओं को एक गिना जाए, तो अगर ये पॉइंट को एक बिंदु गिनना, एक बिंदु गिनना, तो ये देखो यहाँ से भी 1 आएगा। इसी प्रकार फिर 2 चलना होगा हमें, इसी प्रकार से 3 चलना होगा, इसी प्रकार से यहाँ 4 चलना होगा, इसी प्रकार से यहाँ 4 चलना होगा, यहाँ 5 चलना होगा, यहाँ 5 चलना होगा, यहाँ 6 चलना होगा। तो बस ये इतना ही। तो ऐड कर लो इनको, सबको ऐड करके देख लो। देखो 5 4 9 3 12 1 13 1 14 और 14 14 28। ठीक है। 5 4 9 9 3 12 तो 14 15 15 15 15 30 है ना। इस तरफ एक एक करके, और 30 और 6 36 तो हो गया 36 सेंटीमीटर लंबा। तो कितने बिंदु है? गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। उनको केवल एक ही अंत बिंदु मत करना है, तो 10 है। तो कितने जाएगी इसमें संख्या? 10 आ जाएगी इसकी संख्या। चलो इसको हम और आगे चलते हैं और सवाल नंबर आगे देखते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 33। ये बिल्कुल बहुत इजी सवाल है, इसमें हम सीधी सी ट्रिक लगाएंगे। ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे? दो बकरियों के एक ही दाम पे बेचा, जब विक्रय मूल्य एक जैसा है, सेलिंग प्राइस एक जैसा है, तो एक बकरी पर 10% का लाभ तो कुछ नहीं करना, और दूसरी बकरी पर 10% की हानि। सेम लाभ सेम हानि हो रही है, तो इसमें ऐसे में हमेशा हानि होती है, हमेशा हानि होगी। ऋणात्मक चिन्ह आएगा तो कुछ नहीं करना, जो भी परसेंटेज दिया होता उसका स्क्वायर बटे 100 कर दो, उसने कहा था। तब माइनस आने आना है, मतलब हानि होना ही होना है। 10 ही लिखा है, 10 का स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 10 स्क्वायर मतलब 100, 100 अपॉन 100 1। तो 1% की जो है हानि होना है, तो देखो 1% की हानि लिखी होगी, इसी नंबर इसका आंसर है। ठीक है। ये 24 नंबर का सवाल है, इसको भी थोड़ी के लिए स्किप करेंगे, इनको हम ले लिया जाएगा। इसमें देखें हम 25 नंबर के सवाल को, थोड़ा सा लेंथी है तो देखते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जाएगा कहाँ? ठीक है। तो 25 नंबर का सवाल देखो क्या कहता है। एक मेज पर 6 कार्ड रखे हुए हैं और प्रत्येक कार्ड पर एक फलक और संख्या 1 1 है। ये जो है वो 6 कार्ड है, मान के चलो 2 3 4 5 और ये पर 6 कार्ड है, और सब पर 1 1 लिखा हुआ है। ऊपर फलक पर दिख रहा है, उस फलक पर 1 है, जो अंदर वाली फलक है उन पर 2 2 2 2 लिखा हुआ है। ठीक है। पढ़े। इसकी दूसरी फलक पर 2 कहते हैं। सभी कार्ड ऐसे रखे हुए हैं कि सबकी फलक संख्या 1 ऊपर है, तो ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं। इनमें से एक प्रयास में तथा 4 मतलब कम से मतलब तथा ना तो 1 से 4 से कम और ना 4 से ज्यादा, तथा 4 कार्डों को पलटा जा सकता। ठीक है। कार्डों को न्यूनतम कितने प्रयास में पलटें कि सभी 6 फलक पर 2 आ जाए। देखो क्या कर सकते हैं, पहले एक पलट करते, इन सबके शुरू के चारों ले लेते और पलट देते इनको। देखो ये क्या बन जाएंगे, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड। तो यहाँ ये पलटे से 2 2 बन गए, और यहाँ क्या बना रहा, एक और एक। दूसरी पलट पर क्या करेंगे हम, पहले को छोड़ के इसको फिर से पलटने का प्रयास करेंगे, इन तीनों को। पहले भी 2 बना रहेगा, ये फिर से 1 आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा
2 आ जाएगा, और ये 1 है, इसको पलट नहीं क्योंकि 4 पलट ही सकते हैं। तीसरी पलट करेंगे तो देखो कुछ नहीं करें, हमें केवल 4 पलटना है, तो ये एक एक वालों को फिर से पलट दो। वो कोई इसमें बाउंडेशन है नहीं है कि शुरू की नहीं पलट सकते या बाद की नहीं पलट सकते, तो हम इनको सबको पलट देंगे। देखो तो ये 2 बने रहे, इनकी फलक पे भी 2 आ जाएंगे, इनकी फलक पे भी 2 आ जाएंगे, इनकी पे भी 2 आ जाएंगे, ये भी 2, सभी पलट गए, मतलब सभी पे कितने आ गए, 2 2 आ गए। कितने टाइम लगे अपन को, 3, तो कितने लिखेंगे यहाँ पे 3। ठीक है, ऐसे इनको करना पड़ेगा हमें। ये कुछ लेंदी होते हैं इनके सवाल, यूपीएससी जो पूछता है तो वो ऐसे ही किए जाते हैं और ऑप्शन नहीं होता उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। ये तो पाईग्राफ मतलब ग्राफ है, तो ग्राफ भी आता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी वर्ष ए और बी, मतलब किस वर्ष ए और बी का औसत लाभ समान, हमें निकालने भी नहीं है। देखो हम ध्यान से देखेंगे, इन ग्राफ को पढ़ेंगे। देखो ये लाइन दिख रही है आपको और ये वाली लाइन दिख रही होगी आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हमें देखना है ये समान कहाँ कहाँ मिला। देखो ये पॉइंट भी दिया उन्होंने खुद और ये पॉइंट भी दिया। ये ईयर चेक कर लो किस ईयर का है, 1996 का। सीधा आंसर क्या हो जाना है, 1996। लगानी नहीं है। 35 चेक कर लो 1998 में, तो 1998 को चेक करो, ये रहा भैया। औसत लाभ के बीच अंतर क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लो औसत लाभ के बीच अंतर क्या है। बी और ए के बीच, तो बी में से ये घटाना है। देखो बी पे लाभ कितना है 4, हजारों में है तो 4000। अंतर निकालना है तो घटाना पड़ेगा। नीचे ए कितना है, अब ये तो समझ में नहीं आ रहा कि 3 की लाइन में है। ठीक है, अगर इसको ध्यान से मिलाया जाए तो ये ठीक है, लगभग आधे पे सीधी, थोड़ी सी और भी सीधी ये हो गई, तब ये आधे पे करीब आ रही है ना। तो ये जो है अपने करीब है ना, करीबन ये आधे से थोड़ा सा नीचे है तो करीब 400 जाएगी, है ना। मतलब सॉरी 3500 करीब जाएगी। 3000 तो ऊपर पार हो जाएगी, 3400 घटाएंगे तो 600। ठीक है, वो भी 600 पॉजिटिव, सी इसका आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का देखेंगे। ए ने वर्ष 2000 में और 1999 में औसत लाभ से कितना अधिक अर्जित किया। तो 2000 में औसत लाभ कितना है इसका, ए का ध्यान रखेंगे, ए का। ये रही बी वाली लाइन, तो ये डॉट वाली, तो ए का औसत लाभ 2000 में है 6000। ठीक है, और 1999 में औसत लाभ है अपने पास तो ये 4000, तो करीब अपने पास 2000 इसका आंसर हो जाएगा। 4000 में से सीधी सीधी 2000 घटा देना, और 6000 में से 4000 घटा देना, आंसर कितना आ जाएगा, 2000 रुपये लाभ अर्जित किया। ये तो डायरेक्ट सीधा सीधा था, ग्राफ को देख के ही लगाना था, आ जाता। एक और पूछा 1997 से बस 2000 तक बी के औसत लाभ की प्रवृत्ति क्या है। आवर्धमान, अहरासमान, अपरिवर्ती, अस्थिर। देखते हैं क्या मतलब है, चेक करो। 1997 से 2000, 1997 से 2000 और बी की पूछी है, तो देखो 97 से पहले स्थिर रही, एक साथ फिर बढ़ी और फिर बढ़ती ही चली गई, तो अहरासमान है। अहरासमान, आवर्तमान है, आवर्तमान तो बढ़ती नहीं है, अहरासमान गिर नहीं रही, बढ़ी ही है। तो ये जो है इसके आंसर हो गए। अब देखो 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। वो कहता है कि छात्रों के समुच्चय प्रतिशत अंकों में कितना अंतर है। प्रतिशत मतलब कितना अंतर है, देखो भैया कितना अंतर दिख जाएगा। समुच्चय, माध्य समुच्चय प्रतिशत अंकों में कितना अंतर, देखो छात्र ए के निकालने पड़ेंगे, हमें कितना निकलता टोटल योग, तो ये उन्होंने पाए हैं, तो वो है देखो, तो 60 70 130 180 210, 210 पाए, कितने में से 100 200 300 350 में से। इसका परसेंटेज निकाल लो कितना है। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0, और 7 से काट दो, 7 पन्ना 35, और 7 21 और 5 छक्के 30, करीब 60% निकाला है। 6 और 10 ये बचे तो 60%। बी का कर लो, बी देखेंगे 815, 6 का 210 और 225। ठीक है, कितने में से 100 200 300 350 375 में से। इसका परसेंटेज निकाल लो, 25 से काट दो, तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 25 नंबर 225, 3 से काटो 3 का 9, 3 5 15, 5 से काटो 20, 20 30, तो ये भी 60% आ गया। तो कितना अंतर है दोनों में, समुच्चय में शून्य का अंतर, शून्य का अंतर है। ठीक है, इतनी चीज को हमें ध्यान रखना होगा। 39 नंबर का आकृतीय परीक्षण करने की कहाँ मिला, ये तो बिल्कुल इजी है। देखो ये कहाँ दिख सकता है, ये दिख रहा, ये वाले में देखना ध्यान से, ये मिला, ये मिला,
ये नीचे चला गया, फिर यहाँ और यहीं से ऊपर आ गया। तो ये जो है किसके अंदर आ गई है, मिल गई है, सी नंबर के अंदर आ गई है। इसमें देखो क्या किया, ध्यान से देखना, ये सीधी थी, इसको घुमा के इसको क्लॉकवाइज घुमा दी, घुमाया, फिर ये ऐसे इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, नीचे आ गई। इसको देखना, ये थी, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाया, ऐसे घुमा दिया, ये हो गया। और अब इसको भी क्लॉकवाइज घुमा तो सीधी खड़ी हो जाएगी, ऐसे जाएगी, और ये लाइन सीधी चली रही है, तो देखो कहाँ है ये नंबर हो गया। इसमें भी देखना पड़ेगा, ये थोड़ी सा देखो। अब जनसंख्या के लाखों में आंकड़े हैं, जनसंख्या लाखों में 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख, 23 लाख, आय करोड़ों में 10 ये निकालना है, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रति व्यक्ति आय 1994 में सर्वाधिक थी। अब प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे, जो रुपए हैं करोड़ों में उनमें भाग लगा दो, तो प्रति व्यक्ति आय सब में निकालनी पड़ेगी, तो तीनों चीजें चेक करनी पड़ेगी हमें। पहले नंबर पॉइंट यही चलते, जनसंख्या में प्रति वर्ष 5 वर्ष से इससे अधिक की वृद्धि हुई चेक कर लेते हैं जनसंख्या में। तो देखो प्रति वर्ष 1992 से 93 में कितनी बढ़ी, एक का अंतर आया है, मतलब 1 लाख आया है, कितने किसके सापेक्ष, 20 के सापेक्ष, 100, 20, 25, 100, करीब 5% की होगी। बात बढ़िया, आगे चलो 22-21 में भी एक आया, लेकिन अब इस बार 21 हो जाएगा इसका 20 ईयर, और 100% निकालो तो 21 चौको 84, 21 पंचे 105, ज्यादा 4 पॉइंट कुछ आएगा, तो 5 वर्ष से अधिक, तो ये वाला पॉइंट तो गलत हो गया, यही। अब अगला देखते हैं, ये गलत हो गया। आय में 10% है, उससे अधिक की वृद्धि हुई है, तो देख लो भैया, पहले लिखा था 1010, ये आगे बढ़े तो 1111, पहले माइनस कर लो, 11 में से 10 तो 101, 101 हुआ है किसके बेस ईयर में, 1010 के इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल आएगा 101, सॉरी 101 और 00 ऐसे आ जाएगा अपन 10 ये काटेंगे तो करीब 10% निकलेगा इसमें। तो मुझे 10% से इससे अधिक, अगली में चेक करो, 12-25 में से 11 घटाओ तो 4 और ये 1 ये 0, 114 बचे। बेस ईयर क्या है इसका, 11 इंटू 100, तो ये कितना बन जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 11400 इंटू 11, तो ये 1 टाइम जा सकता, ठीक है, 1 टाइम जा सकता, 1 टाइम जाएगा तो 4 बचेगा, 4000 हो जाएगा, और 4000 हो जाएगा 11 में, और बचेगा कितने पर 29, और ये करीबन 3 जाएगा, है ना। तो जब हम इसको भी निकालेंगे तो ये भी जो है हमारी नहीं आएगी, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय 1994 में सर्वाधिक थी, ये अपन चेक कर सकते हैं, 20 का भाग इसमें लगा लो, इसमें लगा लो, इसमें लगा लो, तो ये पता चलेगा कि ये भी जो है नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा ये, हर वर्ष जो है प्रति व्यक्ति आय हमेशा 5,000 रुपए से अधिक रही, ठीक है। इसको याद रखेंगे, करके सकते हैं, हमने आपको यहाँ बता दिया है, करना इसी प्रकार है, देखिएगा आप। नीचे दी गई सारणी में संख्या में आपस में विशेष संबंध है, ठीक है, देख लेते देखो क्या किया गया है इसमें, इसको चेक करते हैं। तो देखो क्या करना है, इन दोनों में जो है अपन इसको माइनस कर लो पहले, तो कितना आ रहा है एग्जैक्ट चेक करो, तो ये 9 में से गया 1 और 2 में से गया 11 और 2 ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें देखो तो 13 में से 9 गई 4, ठीक है, और 2 में से गई 1 14 और 2 ज्यादा है, तो पता नहीं यहाँ क्या आंसर है, नीचे चेक कर लो। इसमें से 30 में से 3 गए तो बचे 27 में 0 जुड़े, मतलब 0 ज्यादा तो फिर 1 ज्यादा हो, 14 1 कितने ज्यादा होते 15, तो ये आपको 15 का आंसर हो गया। कुछ इस प्रकार से लगा हुआ था इसमें। देखो इसको कैसे किया गया है, यहाँ से देखेंगे ध्यान से, ये देखना, इसमें 3 ऊपर है डॉट, तो इसमें देखो 3 नीचे, ध्यान से देखना, ठीक है, और 3 सामने सामने, फिर से देखना है, इसमें 3 ऊपर है 1 नीचे है, देखो यहाँ 3 नीचे है तो 1 ऊपर है और 2 सामने सामने। इसमें देखना 2 ऊपर है तब 2 कहाँ होने चाहिए थे, यहाँ नीचे होने चाहिए थे तरबूज, और 1 सामने है, तो देखो कहाँ है ये वाला, चेक करो, ये रहा, ये नंबर का, सीधे निकल आएंगे इसमें। नीचे देखिए आकृति में U और या V से अनुरेखण किए बिना, मतलब इस पर अनुरेखण नहीं करना है, S से T तक जाने के रास्ते बताओ। देखो क्या करना है, S से T तक जाने के लिए हमें पहले S से U जाना होगा, U से V जाना होगा, ठीक है, और V से T जाना होगा। देखो S से U जाने कितने रास्ते हैं, 1 2 और 3, ये सब क्रमचय जैसा है। अब U से V तक जाने के लिए तो 1 रास्ता और 2 रास्ते, तो ये 2 रास्ते हैं। V से T तक जाने के लिए फिर से 3 रास्ते हैं, तो फिर से 3 रास्ते हैं, और इनका क्रमचय संचय की तरह इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 3 का 9 दूनी 18, और D इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।
45 नंबर का सवाल क्या कहता है, देखो कुछ नहीं करना हमें, इनमें केवल आकृतियां फिट करनी है। देखना ये राइट पे था, इस तरफ आएगा तो इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। ये वाला ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो। और ये इस तरफ है तो ये इस तरफ आ जाएगा। देखो ये सेम हो गया, सेम इसी प्रकार फिर से, और सेम इसी के प्रकार फिर से, ये पूरा पलट के। अब देखो इसको, देखो ये किधर है, ये इधर है, ध्यान से देखेंगे इसको। देखो पलट कैसे रहा, ये इधर आता, फिर ध्यान दे देखना, ये वाला नीचे था तो ऊपर चला गया। अब देखो क्या आएगा, नीचे था तो ऊपर चला गया, ऊपर था तो किधर जाएगा, ध्यान से देखना, ऊपर था तो फिर से बैक टू मतलब बैक वापस आएगा, क्योंकि ये जो है ये घूम के ऊपर जाएगा, मतलब ये इस साइड घूमेगा। ध्यान से देखना, ये कहाँ घूम रहा है, ये डायरेक्ट इस तरफ घूम जाता। तो ये जो है क्या मिल जाएगा हमें, ये पुनः आकृति मिल जाएगी पहली वाली की तरह। ध्यान से देखना, पहली वाली की तरह कहाँ दिख रही है हमें, ये और ये और ये बी नंबर का आपका आंसर जाएगा इसका, ठीक है। ये केवल उसमें ये जैसे पानी भरा है ना, वो टर्न कर रहा है, वो ध्यान से देखना है हमें। अच्छा, एक घंटी हर 18 मिनट पर बजती है, दूसरी घंटी 24 मिनट पर बजती है, और तीसरी घंटी 32 मिनट पर बजती है। तीनों घंटे सुबह 8 बजे बजती हैं। दूसरे समय में किस साथ एक साथ बजेगी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सीधा सिंपल सवाल ही कर चुके अपन। 18 मिनट, 24 मिनट और 32 मिनट। तो कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। 2 नाम 18 और 12 और 16, फिर 2 से 9 जाओ कहता हूँ 6 8, फिर 2 से 9 3 8 का 4, फिर 9 3 2, फिर 2 से 9 3 1, फिर 3 से 3 3 जा 9 1 और 3। तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे 16, 32 गुणा 9, 32 32 इंटू 9, 9 18 की 8, और 9 30 27, 28, 288 मिनट बन गए, ध्यान रखना 288 मिनट बन गए। अब 288 मिनट पे क्या करो, इसको डिवाइड कर लो 60 से, क्योंकि मिनट से हमें घंटों में पता चल जाएगा कितने मिनट हुए। तो वो ऐसे सीधे लगा सकते, 6 चौकी 24, 240 मिनट तो यही हो गया 4 घंटे में, और 48 मिनट और बचे, बचे नहीं बचे वो, हाँ 48 मिनट और बचे। 4 घंटा 48 मिनट बाद फिर से बजना था, पहले बज रहे थे 8, अब बजेंगे 4 घंटे के बाद बजेंगे 12, 12 48, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये पैसेज है तो ये नहीं करना अभी हमें। ये देखो 14 नंबर का सवाल जो कि इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, ठीक है। 14 नंबर का सवाल देखेंगे। बस ए और बी बस द्वारा एक्स से वाई स्थान तक जाने में निश्चय करते हैं, ठीक है। ए के पास 10 रुपए है, ए के पास रुपए कितने हैं 10, और उसे पता चलता है कि यह 2 व्यक्तियों के लिए बस किराए का 80% है। उसे पता चलता है कि ये 2 व्यक्तियों का जो किराया है, तो हमने मान लिया कि माना 2 व्यक्तियों का किराया है वो कितना है, 2 व्यक्तियों का किराया x रुपए है। वो कहते हैं जो उसके ए के पास रुपए है, वो ए के पास रुपए कैसे है 80% है। 2 व्यक्तियों के किरायों का 80% कितना है 10 है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 80/100 बराबर में 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएंगे, x बराबर तो ये जाएंगे 100/8, करीब निकलेगा ये 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 8 5 12.5 रुपए। तो ए के पास रुपए टोटल रुपए कितने थे हो गए थे जब ये उसे पता चल मतलब 10 रुपए है, और जो उसने बताया कि 2 राशियों के बस का किराया कितना है, 2 राशियों के व्यक्ति के लिए बस का किराया का 80% है। तो ये ए के पास नहीं, दो का टिकट है, 2 व्यक्तियों का टिकट है, ये ध्यान रखना। ये क्या है 2 व्यक्तियों का टिकट का किराया है। लेकिन बी आया और बी के पास 3 रुपए थे और उसने ए को दे दिए, तो बी के पास 3 रुपए थे उसको दे दिए। बी के ए के पास रुपए थे 10, उसने दे दिए 3 रुपए और, तो कितने हो गए इसके पास 13 रुपए हो गए। बढ़िया। इस संदर्भ में उनमें से कौन सा खत्म सकते हैं, देखो ए के पास अब जो नकदी है वह मात्र 2 टिकटों के खरीदने के लिए पर्याप्त है। हाँ पर्याप्त है, लेकिन इस ये बिल्कुल सही है, मतलब परफेक्ट फिट नहीं बैठ रहा। ए को खरीदने के लिए 2 रुपए और चाहिए, एक ए को टिकट खरीदने के 2 रुपए चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए अपन को, सही है। सी 2 टिकट खरीदने के बाद ए के बाद 50 पैसे बचते हैं, हाँ ये परफेक्ट है। देखो 13 रुपए है, 2 टिकट खरीद लेगा तो 50 पैसे, 13 रुपए 12.5 रुपए, तो 0.5 रुपए बचेंगे जो कि 50 पैसे के बराबर होते। तो ये जो है आपका सी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा अपन को। अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, तो इसको जो है रफ कर लेते हैं और फिर जो है इसको ध्यान से
करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है अपन से। 49 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। एक बैंक से किए गए समझौते के अनुसार एक व्यक्ति को कोई ऋण राशि कुछ समान किस्तों में बिना ब्याज चुकानी थी। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 18 किस्तों को चुकाने के बाद उसने पाया कि 60% भुगतान हो गया। हमने मान लिया कि 18 किस्तों में उसने 18 किस्तों में 18 यूनिट रुपए दिए, हमें नहीं पता कितने, तो 18 यूनिट रुपए दिए। बहुत बढ़िया। और जितने यूनिट रुपए दिए वो कुल मतलब कुल x यूनिट रुपए थे, ठीक है। कुल रुपए कितने थे, x यूनिट, जो उसको चुकाने थे। तो उसने पाया कि कुल रुपए का 60% केवल चुक पाया। कितने यूनिट चुका, 18 यूनिट। तो जो अब जो संख्या आएगी वो किस्तों की आएगी, याद रखेंगे। तो x इंटू 60/100 इक्वल टू 18। तो गुणा कर दो, या जैसे भी आप काटते पीटते हो तो वो कर लें। इंटू 100/60, तो 10 से 10 और 6 18, तो 3 इंटू 10 30। किस्तों की संख्या कितनी रही होगी, 30। हाँ है क्या 30, हाँ है, ठीक है। सीधा सीधा सिंपल सवाल था, ज्यादा कुछ नहीं करना था। 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। कोई श्रमिक अपने घर से फैक्ट्री तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 3 मिनट विलंब से पहुंचता। ध्यान रखेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, समझने वाली बात है। पहुंचना चाहिए था उसे एक समय में, लेकिन वो 3 मिनट लेट पहुंचा, मतलब 3 मिनट और ज्यादा लग गए उसको। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 7 मिनट पहले पहुंचे थे x मिनट में, वो पहुंच जाता 7। तो टोटल अंतर कितना हो गया समय का, 7 मिनट ये और 0 तक आएंगे, फिर 3 मिनट और, मतलब टोटल 10 मिनट का अंतर हो गया। ध्यान रखेंगे मिनट का, घंटे में लेंगे तो 60। अच्छा, अब आगे, अब हमें समय निकाल लो। टोटल दूरी हमें नहीं पता, हमने मान ली वो दूरी x है, तो x में पहली चाल थी अपने पास 5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल थी अपने पास x में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये भी समय हो गया, ये भी समय हो गया बराबर, ये भी समय, और ये भी घंटों में है, ये भी घंटों में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये घंटों में बदल दी हमने, याद रखेंगे। मिनट की बात थी, 60 का भाग लगा दिया तो अपने आप आ जाएगा। अब हमें एलसीएम कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 5x, एलसीएम आएगा क्योंकि 30 और 10/60। ये तो वैसे भी है, वहीं की वहीं होगा, ठीक है। 6 में से 5 गया तो केवल x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 30/6, 6/36। तो ये x की वैल्यू अब 5 किलोमीटर निकल आएगी। तो देखो यहाँ 5 किलोमीटर आ गई है, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसे करना, ज्यादा वो नहीं करना है। ये भी पैसेज है तो इसको बाद में देखेंगे, पैसेज अभी नहीं करना है। चलो यहाँ देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन में। 6 स्त्रियां हैं, मंडलियों में 4 नर्तकी हैं, 4 डांसर हैं, तो 4 लोग क्या हैं, डांसर हैं। बढ़िया। 4 गायिकाएं हैं, तो 4 गायक है, मतलब म्यूजिशियन, सिंगर है, सिंगर है। एक अभिनेत्री है, तो एक एक्ट्रेस है, बहुत बढ़िया। और जो है 3 वायलिन वादिकाएं हैं, 3 लोग वायलिन वादिकाएं हैं, ठीक है। आगे, जबकि गिरजा और बंजा वायलिन वादिकाएं, गिरजा और बंजा, तो गिरजा ची फॉर गिरजा और वनजा तो वी फॉर वनजा, ठीक है। ये क्या है, वायलिन वादिकाएं। लेकिन शैलजा वायलिन बजाना नहीं जानती, तो शैलजा यहाँ नहीं आ सकती, ठीक है। आगे, शैलजा और तनुजा नर्तकियों में से हैं, शैलजा और तनुजा, तो शैलजा और तनुजा जो है नर्तकियों में से हैं। जलजा और बनजा और शैलजा और तनुजा सभी गायिकाएं हैं, तो जलजा, वनजा, शैलजा और तनुजा सभी गायिकाएं हैं। बढ़िया। उनमें से 2 वायलिन वादिकाएं भी हैं, तो इनमें से 2 वायलिन वादिकाएं, देखो तो वनजा तो है ही, एक और इनमें से कोई वायलिन वादिका हो जाएगी, 3 में से कोई एक हो सकती है, ठीक है। यदि पूजा अभिनेत्री है तो पूजा जो है वो अभिनेत्री है। बढ़िया। तो निम्न में से कौन सी निश्चित रूप से नर्तकी भी है और वायलिन वादिका। नर्तकी मतलब डांसर और वायलिन वादिका है। तो देखो निम्न में से कौन सी एक जो है वो वायलिन वादिका भी है। देखो शैलजा तो यहाँ है, लेकिन शैलजा यहाँ नहीं है, तनुजा यहाँ है, और तनुजा नर्तकी भी है, और कोई इनमें से कोई एक पक्की, मतलब 2 लोग होने थे, है ना। तो इनमें से वनजा तो यहाँ भी है, एक लोग और है जो कि क्या है, वायलिन वादिका है। वो कौन सी हो सकती, टी। तब ये दोनों है ना, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तनुजा इसका फुल आंसर आ जाएगा। इसका 60 नंबर 1 का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। LMNOPQRST, तो LMNOPQRST अक्षरों में 1 से 9 तक के पूर्णांक प्रतिस्थापित किया गया है। बढ़िया।
परंतु उसी क्रम में नहीं है। पी के लिए 4 निर्धारित है, पी के लिए 4 कर दो। पी और टी के बीच अंतर कितना है? पी और टी के बीच अंतर कितना है? पी और टी के बीच अंतर जो है 5 है। पी और टी के बीच अंतर 5 है। तो अगर पी और टी के बीच 4 है तो कम तो जा नहीं सकती, तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ हो गया 5 का अंतर। एन और टी के बीच अंतर 3 है, तो एन और टी के अंतर बीच 3 है, यहाँ 6 आना पड़ेगा। तो एन के निर्धारक पूर्णांक क्या है? तो सीधा निकल आया 6। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सीधे सीधा है। आगे चलते हैं। 4 व्यक्ति हैं, आलोक, भूपेश, चंदर और दिनेश। पास मतलब कुल 100 रुपए हैं। ठीक है, आलोक, भूपेश, चंदर और दिनेश के पास 100 रुपए हैं। बढ़िया। आलोक और भूपेश के पास मिलाकर उतनी ही राशि है, तो आलोक और भूपेश के पास उतनी राशि जितनी चंदर और दिनेश के पास है, किंतु आलोक के पास भूपेश से अधिक राशि है। बढ़िया है, तो आलोक के पास भूपेश से ज्यादा है, ये ठीक है। आगे देखेंगे। चंदर के पास दिनेश से केवल आधी राशि है। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि ये दोनों भी 50-50 है, दोनों ही 50-50 है। चंदर के पास दिनेश से आधी है, चंदर के पास जो है दिनेश से आधी राशि है। ध्यान से पढ़ेंगे तो चंदर के पास दिनेश से केवल आधी राशि। तो अगर दिनेश के पास 2x राशि है तो चंदर के पास x राशि है, कोई दिक्कत नहीं है। आलोक के पास वस्तुतः दिनेश से 5 अधिक है, आलोक के पास दिनेश से 5 अधिक है, तो 2x + 5। तो किसके पास सबसे ज्यादा राशि है? सीधी सीधी बात है, इतनी राशि इसके पास है। ठीक है, 2x + 5। अब बी के पास बताना है कितनी। देखो यहाँ अगर ध्यान से निकालें तो एक ही राशि निकाल सकते हैं अपन, 16.33। तो ये निकल आएगा 33.66। ठीक है, कुछ ऐसा निकल आएगा ये 67। और अगर इसका हम करें तो अगर हम, है ना, तो ये 13 और 5 33.67 + 5 कर देंगे तो ये 38 पॉइंट निकल आएगी। किसकी? ए की। तो सीधी से बी की कम है। सबसे ज्यादा किसके पास राशि है? आलोक के पास राशि है। ठीक है, आगे 66 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। जॉर्ज सोमवार को संगीत की कक्षाओं में उपस्थित रहता है। जॉर्ज जो है तो मंडे को संगीत, म्यूजिक, संगीत, तो हिंदी में लिख लो संगीत। मंडे को, बुधवार को गणित, मंडे, ट्यूसडे छोड़ दो, वेडनेसडे, वेडनेसडे को जो है वो मैथ की कक्षा लेता है, गणित की कक्षा लेता है। साहित्य की कक्षा शुक्रवार को नहीं लगती, तो जो साहित्य है वो शुक्रवार को नहीं लगता, शुक्रवार को नहीं लगता, ध्यान रखेंगे इसको, शुक्रवार को नहीं लगता। ठीक है, गणित की कक्षाओं की दूसरे दिन इतिहास की क्लास है। दूसरे दिन गणित की कक्षाओं के दूसरे दिन की क्लास में, इतिहास की क्लास में उपस्थित है। तो गणित की कक्षा की दूसरी कक्षा, दूसरे दिन, गणित की कक्षाओं के दूसरे दिन, तो ये छोड़ दो। तो थर्सडे और फ्राइडे आ गया। तो फ्राइडे के दिन कौन सी कक्षा लगती है? शुक्रवार को इतिहास की, इतिहास की। ठीक है, मंगलवार को वह अपनी जो है साहित्य कक्षा शुक्रवार को नहीं होती। ठीक है, साहित्य कक्षा शुक्रवार को नहीं होती। और गणित की कक्षाओं के दूसरे दिन, गणित की कक्षा हो जाएगी, उसके दूसरे दिन जो है इतिहास की कक्षा में उपस्थित होता है। तो जो है थर्सडे को इतिहास की कक्षा लगेगी। क्या लगेगी? थर्सडे को किसकी कक्षा लगेगी? इतिहास को। मंगलवार को वह अपनी खेल कूद। तो रविवार की एक छुट्टी रहती है, तो वह किस दिन जो है उसकी छुट्टी रहेगी और किस दिन उसकी छुट्टी रहेगी? तो उसकी देखो, साहित्य की कक्षा लग जाएंगी थर्सडे को, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमें किस दिन छुट्टी रहती है? शनिवार उसकी छुट्टी रहती है। ठीक है, गणित की कक्षाओं के दूसरे दिन वो ऐतिहासिक कक्षा में उपस्थित होता है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। साहित्य कक्षा शुक्रवार को लगती नहीं है, शुक्रवार को ये लग जाएगी, थर्सडे को इतिहास की साहित्य की लग जाएगी। ठीक है, तो वह किस दिन, एक दिन में वह एक ही विषय कक्षा जानता है और रविवार की छुट्टी रहती है, तो अन्य किस दिन उसकी छुट्टी रहेगी? तो एक दिन और उसकी छुट्टी रहेगी और वो है उसका शनिवार। शनिवार को कोई छुट्टी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो शनिवार से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको हम दोबारा देख लेते हैं और क्या करना है, सवाल को आगे बढ़ाते हैं।
ठीक है। एक पंक्ति में ए के बाईं ओर से, एक पंक्ति में ए के बाईं ओर से 11वें स्थान पर 11वें नंबर पर कौन है? ए है। और इधर से देखेंगे दाहिने स्थान से तो 10th नंबर पर कौन है? 10th नंबर पर बी है। यदि ए और बी आपस में स्थान बदल लें, अगर ए और बी आपस में अगर स्थान बदल लें तो मतलब यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? ए, है ना। तो वह 18वें, ए 18वें स्थान पे आ जाता। ए किस नंबर पे आ जाता? 18वें। पहले वो 11वें नंबर पर था और 7 आगे खिसका तो बीच में कितना खिसक गया? 7 खिसक गया, आगे 18 हो गया। तो ए बी के अलावा कितने, पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं? अलावा पूछा उसने, कितने व्यक्ति हैं। देखो तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए ये निकाल लो। तो देखो 11 तो ये थे, बढ़िया। 7 आगे ये बढ़ गया तो 18वें नंबर पे ये आ गया। तो 11 7 हो गया 18, 18, ठीक है। और ये एक गिन गया यहाँ पे, 28 नंबर पे गिन गया, तो यहाँ से 9 और बचे इस तरफ। 18 9 हो गए 27, टोटल लोग हो गए 27। उसने क्या पूछा? ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं? तो 27 में 2 लोग अलग कर दो, बचे 25। तो कितने लोग हैं अपने? 25 लोग हैं। सीधा क्वेश्चन नंबर अगला 68, बी की स्थिति ए के उत्तर में है। बी की स्थिति ए के उत्तर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो बी की स्थिति ए के उत्तर में है, तो ए के उत्तर में बी की स्थिति है, तो ये बी हो गया और ये ए हो जाएगा। और सी की स्थिति ए के पूर्व में है, तो सी की स्थिति ए के पूर्व में हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे बन जाएगा। इन दोनों को मिला दिया जाएगा। आगे देखते हैं, ए बी ए सी 5 और 12 है, तो बी सी निकालो, पाइथागोरस लगा दो, तो ये 12 13 का ट्रिपलेट बन रहा है। पाइथागोरस लगाओगे, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, तो 5 25 और 12 12 में 144, 169 और स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आ जाएगा 13। तो 13 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो अभी ये आगे देखेंगे अपन क्या कह रहा है सवाल नंबर अगला, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं फिर देखते हैं ये क्या पूछ रहा है हमसे। 69 नंबर क्वेश्चन है। 160 किलोमीटर की दूरी है, ए और बी दोनों स्थानों से एक दूसरे की तरफ प्रस्थान करती हैं। दोनों कारें 8-10 पे प्रस्थान 8-10 पे निकलते हैं, ठीक है। यदि कारों की गति प्रति घंटे 50 किलोमीटर है, ये याद रखना, एक इस तरफ से जा रही है एक इस तरफ से आ रही है, तो दोनों जो दूरियां होती है वो ऐड हो जाती है, एक दूसरे से किस समय मिलेंगी? तो पहले तो ऐड कर दो इनकी दूरियां, तो हो गई 80 किलोमीटर पर आवर से, प्रति घंटे है तो पर आवर से, और 160 किलोमीटर की दूरी है, तो 160 किलोमीटर की दूरी, तो जब हमें समय निकालना होता तो डिस्टेंस अपॉन जो है वेग या वेलोसिटी या स्पीड, तो ये 80 से डिवाइड करेंगे तो 2 आवर्स लगना था। चालू हुई थी 8:10 पे, 2 आवर्स और लगना तो जाना 10:10। सुबह का समय है तो अपराह्न मतलब पूर्वाह्न, तो 10:10 ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कहता है। ये थोड़ा सा अच्छा है, इसको बनाते हैं और तीनों ही क्वेश्चन एक बार में हो जाएंगे। क्योंकि देखो ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के सदस्य हैं, तो ए बी सी और डी, बढ़िया, और ई और एफ एक परिवार के सदस्य हैं, बढ़िया। आगे बी इंजीनियर इसी क्रम में नहीं है, ए इंजीनियर ए है, तो इंजीनियर ए है, इंजीनियर है। दूसरा, महिला असुलिपिक से विवाह करता, वो बात की बात है। न्यायाधीश विविधता से मतलब विधिवक्त में एडवोकेट से विवाहित है। ड्राफ्टमैन एफ ड्राफ्टमैन है, ड्राफ्टमैन है भैया, एफ ड्राफ्टमैन। बी का पुत्र बात को बात है, ई का भाई बात को बात है। विधिवक्ता सी, एडवोकेट है सी, विधिवक्ता विधिवक्ता, ठीक है। डी की पुत्र वधु बात की बात है। डॉक्टर ई डॉक्टर है भैया, अविवाहित है, बढ़िया है, संग संग पता लग गया कि अविवाहित है। डी एफ की दादी है, डी जो है वो एफ की दादी है। अब हम फिर से शुरू से चालू करते हैं भैया। डी एफ की दादी है, डी एफ की दादी है, तो डी एफ की दादी, तो एफ की यहाँ कोई होगा और उसकी एफ की दादी, तो ये होगी दादी, तो ये होगा इनके पोता, ठीक है। अच्छा,
डी एफ की दादी, ई अविभाज्य तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ बी का पुत्र एवं ई का भाई है। एफ जो है वो बी का पुत्र है, एफ जो है वो बी का पुत्र है और ई का भाई है। जी हम दोनों भाई भाई हैं, तो जी इसका पुत्र है, ई का भाई है, बढ़िया। और जी अविवाहित है, अविवाहित है, तो ई एफ हो गया भाई भाई, ठीक है। और बी के पुत्र हो गए जी दोनों, बढ़िया। आगे ए जो है वो महिला असुलिपिक से विवाहित है। इंजीनियर ए, इंजीनियर ए महिला असुलिपिक से विवाहित है, ठीक है, विवाहित है। और ई अविवाहित है, तो बस समझ गए अपन कि जो है वो ये दोनों विवाहित हैं एक दूसरे से, महिला से, महिला भी है और असुलिपिक भी है। तो बी क्या मिल गया अपन को यहाँ पे, असुलिपिक मिल गया, असुलिपिक मिल गया। कैसे देख लेते, न्यायाधीश भी विधि वक्ता से विवाहित है, न्यायाधीश विधि वक्ता से विवाहित है। इंजीनियर ए महिला असुलिपिक से विवाहित है। अभी यह तो कहाँ कोई कंफर्म नहीं आ रहा। न्यायाधीश जो है विधि वक्ता से विवाहित है, ठीक है। न्यायाधीश जो है विधि वक्ता, तो न्यायाधीश तो अभी हुआ नहीं, न्यायाधीश विधि वक्ता से विवाहित है। और ड्राफ्टमैन एफ ई का भाई है, तो ये तो चीज हो गई है। यहाँ निकल आया एफ बी का पुत्र है, ई का भाई है और विधिवक्ता सी डी की पुत्र वधु। एक मिनट ध्यान रखना, डी की पुत्र वधु कौन है, सी। तो डी की पुत्र वधु, पुत्र वधु, पुत्र की मतलब हाँ, तो डी की पुत्र वधु है सी, तो ये सी की पुत्र वधु है, सी की पुत्र वधु है। तो ये दोनों हो जाएंगे एक दूसरे से विवाहित। और ठीक है, और जो है न्यायाधीश जो है विधि वक्ता से विवाहित है, न्यायाधीश जो है सी विधि वक्ता है, तो ये विधि वक्ता जो है वो न्यायाधीश, ये न्यायाधीश है, ध्यान रखना। तो ये क्या है, न्यायाधीश है। अब ये सही बनता चला जा रहा है, ठीक है, विवाहित है। और कुछ बचा हुआ है, हाँ ये बचा हुआ है कि इंजीनियर ए महिला असुलिपिक से विवाहित है। अब इंजीनियर ए ये तो अपना न्यायाधीश आ गया, ठीक है, ये विधि वक्ता आ गया, तो ये जो है असुलिपिक है, असुलिपिक है। और अभी इसमें कोई ज्यादा है नहीं। तो बी का व्यवसाय क्या है, तो बी का व्यवसाय न्यायाधीश है, आंसर हो गया। कौन कौन दंपत्ति हैं, कौन कौन दंपत्ति हैं, बढ़िया, अभी पता चल जाने, देखो यहीं से दिख जाने। देखो ये दोनों दंपत्ति हैं, बीसी, बीसी दंपत्ति है। और यहाँ से देखेंगे ए और डी भी दंपत्ति होंगी, ठीक है, क्योंकि यही दोनों बच रहे हैं एक दूसरे से, ये एक ही दंपत्ति कैसे हैं देख लो ना। यहाँ से पता लग जाएगा कि इंजीनियरिंग महिला असुलिपिक से विवाहित है और अकेली महिला यही बच रही दादी। यहाँ पे देखेंगे तो जिनका एक भी असुलिपिक और इंजीनियर का कोई संबंध नहीं आया, वही आ जाएगा। डी का व्यवसाय क्या है, तो डी का व्यवसाय बिल्कुल फिक्स हो चुका है, ठीक है। दादी है वो, तो दादी है मतलब असुलिपिक आ गया सीधा। तो ये जो है आपके पूरे क्वेश्चन हो गए। हमें क्या करना है कि इसी प्रकार हम आगे लेके चलेंगे। इसमें कुछ जैसे एक अभी छूट गया है, तो क्लॉक हम आगे चल के सेपरेट लेक्चर ले लेंगे। इसमें हम क्लॉक को अलग कर लेंगे, टाइम एंड वर्क को अलग कर लेंगे, है ना। परमिटेशन और कॉम्बिनेशन, हिंदी में क्रमचय और संचय बोलते हैं, इनका अलग से कर लेंगे। तो ये जो है हम धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बट अभी हमारा जो फोकस है वो अभी 10 से 12 लेक्चर में, जितने भी लेक्चर लग जाएंगे, इन पूरे लेक्चरों में 2013 से लेके 2023 तक के पूरे जितने भी सी सेट पेपर आया हुआ है, हम पूरे सी सेट पेपर को कवर कर लेंगे। और फिर इसके बाद जो है हम डेली के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और हमारा काम बनता चला जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो सी सेट का डर है वो खत्म हो जाएगा। और हमें, क्योंकि हमें पता कैसे हुआ कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि हम यूपीएससी द्वारा दिए गए सी सेट को ही लगा रहे हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि आते कैसे क्वेश्चन है और डील कैसे करना है। देखो हम आपके सामने ही डायरेक्ट डील करते हैं, ऐसे तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो जो डील करते हैं हम डायरेक्ट ही देख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये पता लग जाता है कि यूपीएससी पूछता कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये सीरीज पसंद आया और अच्छा लगे तो जरूर सभी लोगों के साथ शेयर करें और बताएं। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, सी सेट पे या और भी कोई भी जो भी जीएस का एक सब्जेक्ट हो गया, आप जिस सब्जेक्ट पे कहेंगे हम उस सब्जेक्ट को लेके चलने लगेंगे साथ साथ। अभी जो है हम क्या कर रहे हैं, इस सी सेट को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और
पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। टाटा बाय बाय।